साथियों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। किस प्रकार से हम मोबाइल पर आपस में बात करते हैं, उसका मूलभूत सिद्धांत जो है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसी के साथ मोबाइल से संबंधित कुछ तकनीकी जैसे ब्लूटूथ, वाईफाई, लाईफाई क्या होते हैं, इन सभी के बारे में भी हम आज के क्लास में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का जो मूलभूत सिद्धांत होता है वो क्या होता है। आइए देखते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन का जो मूलभूत सिद्धांत होता है वो क्या होता है। सबसे पहले चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के बीच में जो संपर्क स्थापित होता है वो जिन तरंगों के कारण होता है वो है रेडियो तरंगे। और रेडियो तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों का ही एक हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन किस पर निर्भर है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की रेडियो तरंग वाला जो पार्ट है उसके द्वारा मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन होता है। संचार माध्यम कौन सी होती है, रेडियो तरंगे होती है। अब इस संचार को स्थापित करने के लिए यानी एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल पर बात करने के लिए क्या होता है, पूरे जो नेटवर्क होता है या धरातल पर जो क्षेत्र होता है उसको अलग अलग सेल्स में बांटा जाता है। और वो सेल्स किससे संबंधित होती हैं, अलग अलग टावर से क्या होती हैं, संबंधित होती हैं। देखिए ये एक टावर आपको दिखाई दे रहा है, इस टावर का क्या होगा, एक निश्चित एरिया होगा जहां तक क्या होगा, एक सेल होगी। ठीक है, इसी प्रकार ये दूसरा टावर, इससे संबंधित कोई दूसरी सेल होगी, तीसरा टावर तीसरे संबंधित क्या होगी, कोई अलग सेल होगी। तो इस प्रकार अलग अलग सेल्स में पूरे नेटवर्क क्षेत्र को बांट दिया जाता है। इसीलिए मोबाइल को हम सेल फोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल फोन। तो सेल फोन कहने का कारण क्या है कि मोबाइल जो नेटवर्क है उसके क्षेत्र को अलग अलग सेल्स में बांटा हुआ होता है और एक टावर के साथ में एक सेल जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहली चीज क्या हो गई सिद्धांत कि मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन के लिए टावर होते हैं, टावर से संबंधित एक निश्चित सेल होती है और इस सेल का क्या होता है, एक निश्चित कवरेज क्षेत्र होता है और ये कवरेज क्षेत्र कुछ किलोमीटर्स तक का होता है। इसलिए आप देखते हैं कि अलग कुछ किलोमीटर पर क्या हमें अलग टावर मोबाइल का देखने को मिलता है। एक टावर से दूसरे टावर के बीच में वो टावर क्या करता है, कवरेज करता है, फिर दूसरा टावर, तीसरा टावर। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 जितने भी टावर होते हैं वो अलग अलग सेल्स में क्या होते हैं, बटे हुए होते हैं। अब प्रत्येक जो सेल होती है उसमें एक क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है। तो ये टावर एक तरीके से क्या होता है, सेल के ट्रांसमीटर के रूप में ही कार्य करता है। यानी प्रत्येक सेल में एक ट्रांसमीटर होगा। इसे बेस स्टेशन या टावर के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जितने भी बेस स्टेशन या टावर हैं वो एक सेंट्रल यूनिट से जुड़े हुए होते हैं। यानी जितने भी टावर हैं ये जाके किससे जुड़े होंगे, एक सेंट्रल यूनिट से जाकर क्या हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे। और इस सेंट्रल यूनिट को क्या बोला जाता है, MTSO बोला जाता है, या फिर इसे कहा जाता है मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस। तो ये सारे सेल, आप ये जितने भी टावर या सेल्स हैं, एक टावर से संबंधित एक सेल, दूसरे टावर से संबंधित दूसरी, तीसरे से तीसरी, और ये सेल्स जाके कहाँ जुड़ती हैं, एक केंद्रीय व्यवस्था से जुड़ती हैं जिसको क्या बोल दिया जाता है, MTSO या मोबाइल टेलीफोनी स्विचिंग ऑफिस बोल दिया जाता है। अब क्या होता है, मोबाइल जो उपयोग करता है या मोबाइल यूजर होता है वो क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल्स में गति भी कर सकता है। यानी एक टावर के क्षेत्र से निकलकर दूसरे टावर के क्षेत्र में भी जा सकता है। तो मान लिया कोई उपभोक्ता है, वो क्या हो गया, इस सेल पहले कहाँ था, इस टावर के क्षेत्र में था, इस टावर ए के क्षेत्र में था। अब ये निकलकर कहाँ आ गया, टावर बी के क्षेत्र में आ गया। तो इसका तात्पर्य क्या होगा, अब इसका क्या होगा, हैंडओवर होगा। क्या होगा, हैंड ऑफ और हैंडओवर होता है। ठीक है, तो एक सेल से निकलना यानी एक टावर के क्षेत्र से जब निकलना जाता है, एक सेल या एक टावर के कवरेज क्षेत्र से यदि कोई व्यक्ति निकलता है तो उसको तो क्या कह देते हैं, हैंड ओवर। और दूसरे क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो उसे क्या कह देते हैं, हैंड ऑफ। यानी यहां से तो क्या होगा, हैंड ओवर, और दूसरे क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश करेगा वो क्या हो जाएगा, हैंड ऑफ कहलाएगा। क्या हो जाएगा, हैंड ऑफ। और ये हैंड ऑफ और हैंड ओवर कोई ऐसा नहीं कि इसमें बहुत समय लगता है, मिली सेकंड के समय में ये हो जाते हैं। यानी एक टावर से दूसरे टावर में गया, एक कवरेज क्षेत्र से निकलते ही दूसरे कवरेज क्षेत्र में आ गया। तो आप देखते हैं चाहे आप एक टावर के कवरेज क्षेत्र से दूसरे टावर के कवरेज क्षेत्र पर भी आप जाते हैं तो आपके मोबाइल में नेटवर्क सदैव आता ही रहता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप एक कवरेज क्षेत्र से निकलते हैं दूसरे कवरेज क्षेत्र में आप प्रवेश कर जाते हैं। और ये हैंड ओवर और हैंड ऑफ का जो समय है वो इतना तीव्र होता है कि आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन प्रोसेस जो होता है वो इस प्रकार का होता है।
तो ये हुई सारी चीजें कि किस प्रकार से मोबाइल टेलीफोनी कार्य करती है। सेल्स में बटा हुआ होगा। अब सेल्स में बटा होने के कारण क्या होगा, जब भी आप एक सेल से दूसरे सेल में जाएंगे तो भी आपके मोबाइल में नेटवर्क रहता है। और इस नेटवर्क रहने के कारण क्या है कि ये सारी सेल्स किससे जुड़ी हुई होती हैं, एक किससे, MTSO नाम की सेंट्रल यूनिट से जुड़ी हुई होती हैं। जब भी कोई व्यक्ति फोन करेगा तो वो पैकेट के रूप में उससे डेटा निकलेगा, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल, चौथी सेल में पहुंचता हुआ ये जिस डेस्टिनेशन सेल तक इसे पहुंचना होता है वहां तक पहुंच जाता है। ये है मोबाइल टेलीफोनी का मूलभूत सिद्धांत। अब मोबाइल टेलीफोनी से जुड़ी हुई कुछ टेक्नोलॉजीज की हम बात करेंगे। दो प्रकार की टेक्नोलॉजीज को हम देखने वाले हैं, एक तो CDMA और एक दूसरा GSM। दो प्रकार की सिम आप देखते हैं। शुरुआत में जब जो टेलीफोन व्यवस्था जब लागू हुई थी, मोबाइल टेलीफोन व्यवस्था जब लागू हुई थी, तो आप एंटीना वाले कुछ फोन देखते होंगे जिनके ऊपर एंटीना लगा हुआ होता था। और इस प्रकार की मोबाइल की जो है जो रंग रूप होता था वो इस प्रकार का होता था मोबाइल, और मोबाइल के ऊपर लगा हुआ एक एंटीना होता था। इस प्रकार के फोन शुरुआत में आते थे। उन फोनों को क्या बोला जाता था, CDMA फोन बोला जाता था। और उनमें आपको सिम देखने को नहीं मिलती थी, जबकि GSM फोन में हमको सिम देखने को मिलती है। आइए देखते हैं CDMA फोन और GSM फोन क्या होते हैं। CDMA का तात्पर्य है कोड डिवीजन मल्टीपल एसेस, जबकि GSM का तात्पर्य है ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। बात करें इनके प्रिंसिपल की, तो ये कौन सी प्रिंसिपल पे कार्य करता है CDMA, ये क्या करता है, जो भी बातचीत मोबाइल, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के बीच में जो भी बातचीत होती है वो क्या होता है, उससे संबंधित डेटा, और डेटा किस रूप में होते हैं, बिट के रूप में। उस प्रत्येक बिट को क्या कर देता है, ये एक कोड नेम दे देता है। क्या दे देता है, कोड नेम दे देता है। और इस कोड नेम के टैग के साथ में ये आगे बढ़ता है, और फिर इन टैग को क्या कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जैसे एक मोबाइल है A, दूसरा मोबाइल है B, इनके बीच में बातचीत हो रही है। A ने कुछ मान लो 3 शब्द बोले, क्या बोले, 3 शब्द, ठीक है। अब एक शब्द का कोड दे दिया इसने X, एक शब्द का कोड दे दिया Y, और एक का दे दिया Z। अब ये आगे बढ़ते हैं XYZ के रूप में, और वापस से ये क्या होते हैं, XYZ के रूप में कंबाइंड होकर B तक पहुंच जाते हैं, यानी कोड के रूप में आगे बढ़ते हैं। जो बोली गई चीज है उसको एक अलग कोड दे दिया जाता है और कोडिफाइड होकर आगे बढ़ते हैं। तो बीच में यदि कोई व्यक्ति डेटा को चुराने की कोशिश करता है तो भी उसे तो कोड मिलता है, ओरिजिनल जो बात कही गई वो उसे मालूम नहीं होती। ओरिजिनल बात केवल किसको मालूम होगी, इस A और B को मालूम होगी। इसी कारण जो है ये अधिक सुरक्षित प्रकार का क्या है, मोबाइल टेलीफोनी है। स्पष्ट रूप से आवाज आती है, एकल आवर्ती बैंड पे ये कार्य करता है, लेकिन अब इनका प्रचलन जो है वो समय के साथ में कम हो गया है। बात करें GSM की, GSM के अंतर्गत क्या किया जाता है, पूरा जो कवरेज क्षेत्र है, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, पूरा कवरेज क्षेत्र है उसे हेक्सागोनल सेल्स में बांट दिया जाता है, और हर सेल के लिए एक निश्चित टावर होता है। और एक सेल से दूसरी सेल में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो तुरंत हैंडओवर और हैंड ऑफ हो जाता है, और इस प्रकार मोबाइल में जो नेटवर्क है वो सदैव बना रहता है। अब वर्तमान दिनों में यही जो टेक्नोलॉजी है मोबाइल की वो अधिक प्रचलित हो रही है, ग्लोबल रूप से यही प्रयुक्त होता है। लेकिन इसमें नेटवर्क की जो समस्या है वो CDMA की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा आती है। इस आवाज़ की स्पष्टता CDMA से कम होती है, सुरक्षित भी कम होता है। क्यों? क्योंकि CDMA डेटा का ट्रांसफर कैसे करता है, कोडिफाइड रूप में करता है, जबकि ये ओरिजिनल फॉर्म में करता है। और ये एक से अधिक आवृत्ति के बैंडों पर भी कार्य करता है, जबकि CDMA एक आवृत्ति बैंड पर ही कार्य करता था। ये थे मुख्य दो मोबाइल टेक्नोलॉजी, GSM और CDMA। नेक्स्ट, मोबाइल टेलीफोनी से संबंधित कुछ अन्य शब्दावली को यदि हम देखें तो वो है 1G, 2G, 3G, 4G, 5G। 5G के टेलीफोन या सिम इस समय आ चुकी हैं। आइए देखते हैं इन सभी में क्या अंतर होता है। पहले हम बात करें 1G पीढ़ी के जो मोबाइल आए थे वो 1982 में इस प्रकार का सिस्टम था, और इसमें केवल एनालॉग सिग्नल का प्रयोग करते हुए ध्वनि सिग्नल को ही आगे बढ़ाया जा सकता था। तो शुरुआत में मोबाइल फोनों की जब शुरुआत हुई थी, या हम कह सकते हैं टेलीफोन की जब शुरुआत हुई थी, तो उस समय केवल ध्वनि सिग्नल ही एक जगह से आगे बढ़ता था, वीडियो कॉल हम नहीं कर पाते थे। उसके बाद आता है 2G 1991 में। ये क्या है, एनालॉग सिग्नल की जगह अब किस प्रकार के सिग्नल प्रयोग करने लगा, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं, ये हम पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें विस्तार से इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। और डिजिटल सिग्नल का प्रयोग करते हुए ये ध्वनि, SMS, MMS, TDMA और CDMA कॉल, ये सभी कार्य अब करने लग गया। यानी अब मोबाइल के माध्यम से MMS और SMS को भेजना भी क्या हुआ, संभव हुआ। जबकि 1G प्रकार के जो मोबाइल थे उसमें केवल ध्वनि को भेजा जा सकता था, बातचीत कर सकते थे, मैसेज नहीं भेज सकते थे।
अपेक्षाकृत तीव्र भी हो गया और एनक्रिप्शन के कारण अपेक्षाकृत ये क्या हो गया, सुरक्षित भी हो गया। एनक्रिप्शन में क्या किया जाता है, कोडेड कर दिया जाता है मैसेज को। उसके बाद आता है 3G 2001 में आती है, डिजिटल सिग्नल का ये प्रयोग करता है, ध्वनि सिग्नल, SMS, MMS और इसी के साथ में इंटरनेट का प्रयोग भी इन युक्तियों पर होने लगता है। अपेक्षाकृत 2G से क्या होते हैं, ये तीव्र होते हैं, सुरक्षित होते हैं, GSM कॉलिंग इनके द्वारा होती है और एक ही टावर के द्वारा अब टेलीफोन और इंटरनेट दोनों की सुविधा 3G मोबाइल आने के पश्चात दी जाने लगी। नेक्स्ट आता है 4G। 4G के अंतर्गत मल्टीमीडिया फाइल, वॉइस, वीडियो और वायरलेस इंटरनेट का हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। और अब यहाँ दो अन्य शब्द या तकनीकी भी हमें देखने को मिलती हैं 4GPD में, वो है LTE और VoLTE, वोल्ट और LTE। आगे अगली स्लाइड में विस्तार से इनको हम देखेंगे कि LTE और वोल्ट आखिर होते क्या हैं। उसके बाद आती है 5GPD और 5GPD इंटरनेट ऑफ थिंग्स या मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है। एक बार जो हमने डायल मान लो नंबर करके छोड़ दिया तो वो स्वतः इसको याद रह जाए। मशीन लर्निंग गति जो है वो तीव्र होगी, डेटा का ट्रांसफर भी बहुत तेज होगा, GPPS की इसकी क्या होगी, स्पीड होगी। ये सभी बातें किसमें होंगी, 5GPD की जो मोबाइल है उनमें समाहित होगी। तो ये एक संक्षिप्त परिचय हमने देखा, एक 1G 2G 3G 4G 5G के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोल्ट और LTE के बारे में। तो आप जब अपना मोबाइल देखेंगे उसमें आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं स्क्रीन पर। एक तो VoLTE आपको कई बार दिखाई देता है लिखा हुआ, इसी प्रकार VoIP आपको लिखा हुआ दिखाई देता है। तो आइए इनको समझते हैं ये होते क्या हैं। VoIP का तात्पर्य होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जबकि वोल्ट का तात्पर्य होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। एक एक करके इनको समझते हैं ये होते क्या हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं VoIP, जिसका तात्पर्य वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल का मतलब एक नियम, प्रोटोकॉल का तात्पर्य क्या होता है, नियम। तो इंटरनेट पर वॉइस कॉल करने के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं, VoIP। और VoIP तकनीक के कारण ही वॉइस कॉल इंटरनेट के द्वारा करना संभव है। क्यों, क्योंकि VoIP वो तकनीकी है, वो टेक्नोलॉजी है जो आपकी वॉइस को किस में कन्वर्ट कर देगी, डिजिटल पैकेट में कन्वर्ट कर देगी। और डिजिटल पैकेट में कन्वर्ट हुई वॉइस है उनको पैकेट्स के रूप में क्या करेगी, नेटवर्क में आगे बढ़ाएगी। तो हम कह सकते हैं VoIP क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है ध्वनि को पैकेट में बांटकर आगे माध्यम या चैनल में उसका क्या करती है, संचरण करती है। उदाहरण है इसके स्काइप कॉल और मैसेंजर कॉल आप इस कारण कर पाते हो क्योंकि आपके फोन में VoIP टेक्नोलॉजी है जो कि इंटरनेट पर ध्वनि को पैकेट के रूप में क्या कर सकती है, संचरित कर सकती है। उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं अन्य दो शब्द LTE और VoLTE। आइए देखते हैं LTE। LTE क्या होता है, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। और लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन का तात्पर्य है मोबाइल पर जब आप किसी बाहरी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन के माध्यम से कॉल कर पाओ तो वही क्या होता है, LTE। जैसे हम व्हाट्सएप कॉल, मैसेंजर कॉल, क्या है व्हाट्सएप और मैसेंजर क्या है, एक एप्लीकेशन है मोबाइल पर, लेकिन इनका प्रयोग करते हुए भी हम कॉल कर सकते हैं। वो किसके कारण संभव है, LTE टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। इसी प्रकार दूसरी टेक्नोलॉजी होती है VoLTE। अब वोल्ट के द्वारा फोन करने के लिए किसी बाहरी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है, सीधा आप मोबाइल के माध्यम से ही जब इंटरनेट को प्रयोग करते हुए फोन कर पाओ बिना किसी बाहरी एप्लीकेशन की सहायता से, तो उसे कौन सी टेक्नोलॉजी बोल दिया जाता है, वोल्ट टेक्नोलॉजी बोल दिया जाता है। ठीक है, तो LTE टेक्नोलॉजी के लिए तो क्या होता है, कॉल करने के लिए क्या जरूरी होता है, कोई ना कोई एप्लीकेशन जरूरी होती है। जबकि VoLTE तकनीकी के तहत कॉल करने के लिए मोबाइल को केवल इंटरनेट की जरूरत होती है, किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती है। ये थे VoIP, वोल्ट और LTE। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोबाइल फोन से संबंधित ब्लूटूथ। सभी लोग आप ब्लूटूथ का प्रयोग करते हो, लेकिन आज हम जानेंगे इसके सिद्धांत के बारे में कि ब्लूटूथ किस सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहले तो ब्लूटूथ के अंतर्गत वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है किन्हीं दो उपकरणों के मध्य। अब ये जो वायरलेस कम्युनिकेशन स्थापित किया जाता है उसका सिद्धांत होता है इंफ्रारेड तरंगे, अर्थात जो कम्युनिकेशन किन्हीं दो उपकरणों के मध्य होता है वो ब्लूटूथ के अंतर्गत कैसे होता है, इंफ्रारेड तरंगों के द्वारा होता है। मोबाइल टेलीफोनी में हमने देखा था एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के मध्य जो संबंध स्थापित होता है, संपर्क स्थापित होता है, वो रेडियो तरंगों के माध्यम से होता है। जबकि ब्लूटूथ के तहत एक उपकरण से दूसरे उपकरण में जो संबंध या
संपर्क स्थापित होता है वो इंफ्रारेड तरंगों के माध्यम से होता है। सबसे पहली चीज, जब इंफ्रारेड तरंगों के द्वारा एक से अधिक उपकरण आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कह दिया जाता है, ब्लूटूथ कह दिया जाता है। और जिस फ्रीक्वेंसी पर ब्लूटूथ कार्य करता है वो होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो तरंगे हैं वो ब्लूटूथ के लिए काम में ली जाती हैं। ब्लूटूथ के द्वारा जो फाइल ट्रांसफर की स्पीड होती है, यानी एक डेटा को जुड़े हुए उपकरणों पर ट्रांसफर करने की जो दर होती है वो 1 से लेके 2 Mbps तक की होती है, बहुत ज्यादा तीव्र नहीं होती है। रेंज होती है 10 मीटर, यानी एक उपकरण दूसरे उपकरण से ब्लूटूथ के माध्यम से केवल तब जुड़ सकता है जब उपकरणों के बीच की दूरी अधिकतम 10 मीटर या उससे कम हो, तब ये आपस में जुड़ सकते हैं। और चूंकि रेंज कम है और कम रेंज में जब उपकरण आपस में जुड़ जाते हैं तो उनसे एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बन जाता है, PAN बन जाता है। तो इस प्रकार ब्लूटूथ एक PAN या पर्सनल एरिया नेटवर्क का एक अच्छा उदाहरण है। ब्लूटूथ काम किस पे करता है, मास्टर स्लेव सिद्धांत या पिकोनेट सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें से एक डिवाइस तो कार्य करती है मास्टर के रूप में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कंप्यूटर जो है ये क्या हो गया, मास्टर डिवाइस होगी, जबकि इससे जुड़ी हुई अन्य जो डिवाइस है वो क्या होती हैं, स्लेव डिवाइसेस होती हैं। तो ये मास्टर स्लेव सिद्धांत या पिकोनेट सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। एक मास्टर डिवाइस होती है और मास्टर डिवाइस के द्वारा नियंत्रित अन्य स्लेव डिवाइस होती हैं। एक मास्टर डिवाइस या ब्लूटूथ से अधिकतम 255 क्या जोड़ी जा सकती हैं, स्लेव डिवाइसेस या उपकरण जोड़े जा सकते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन एक बार में केवल 8 डिवाइसेस के मध्य हो सकता है। जोड़ी तो 255 जा सकती हैं अधिकतम, लेकिन कम्युनिकेशन केवल 8 उपकरणों के मध्य ही एक समय में उस ब्लूटूथ से जुड़ी हुई डिवाइसेस के मध्य हो सकता है। तो ये बात करी हमने ब्लूटूथ की। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाईफाई और वाईमैक्स की। पहले बात करेंगे वाईफाई की। वाईफाई को 802.11 भी कहा जाता है, 802.11 भी कहा जाता है। और ये लोकल एरिया नेटवर्क का एक प्रकार है, लोकल एरिया नेटवर्क का प्रकार है, यानी इसकी जो दूरी होती है वो सीमित होती है। एक छोटे क्षेत्र में ही वाईफाई क्या करता है, कार्य करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस को क्या कह दिया जाता है, एक्सेस पॉइंट कह दिया जाता है। एक डिवाइस होती है, जैसे ये डिवाइस है वाईफाई की, ये क्या है, एक एक्सेस पॉइंट है। और इस एक्सेस पॉइंट तक क्या होता है, इस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से अन्य जो डिवाइसेस हैं वो क्या करते हैं, नेटवर्क क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इस एक्सेस पॉइंट के द्वारा जो अन्य डिवाइसेस होती हैं उनको इंटरनेट से जोड़ा जाता है। यानी इंटरनेट होता तो किसमें है, केवल इस एक्सेस पॉइंट में, लेकिन इस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से क्या होता है, अन्य डिवाइसेस तक भी पहुंच जाता है, तो उसे क्या कह दिया जाता है, वाईफाई कह दिया जाता है। अब ये जो एक्सेस पॉइंट होता है ये तो वायरलेस, या तो इस एक्सेस पॉइंट में देखिए ये हो गया एक्सेस पॉइंट, और एक्सेस पॉइंट से बहुत सारे क्या हो गए, उपकरण जुड़े हुए हैं। अब एक्सेस पॉइंट तक जो इंटरनेट है वो पहुंचता है, बाकी तक इंटरनेट सीधा नहीं पहुंचता, इस एक्सेस पॉइंट के माध्यम से क्या होता है, पहुंचता है। एक्सेस पॉइंट तक जो इंटरनेट पहुंचता है वो दो तरीकों से पहुंच सकता है, या तो वायर्ड तरीके से या वायरलेस तरीके से। जैसे हमारा जो मोबाइल है वहां तक इंटरनेट, वहां पर इंटरनेट कैसे पहुंच रहा है, वायरलेस तरीके से पहुंच रहा है। लेकिन कंप्यूटर में यदि कोई केबल लगा दी जाए तो वायर्ड तरीके से पहुंचता है, और उस कंप्यूटर के वाईफाई को ऑन करके अलग अलग डिवाइसेस को हम क्या दे सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा दे सकते हैं। अब वाईफाई के अंतर्गत भी अलग अलग उपकरणों के मध्य जो संचार स्थापित होता है या कनेक्शन स्थापित होता है वो ब्लूटूथ की तरह ही कौन सी वेव से होता है, इंफ्रारेड वेव्स या अवरक्त तरंगों के माध्यम से होता है। दूसरी टेक्नोलॉजी है वाईमैक्स, और वाईमैक्स का जो सिद्धांत है वो भी सेम वाईफाई जैसा है। अंतर केवल कितना है कि वाईफाई जहां कम दूरी के क्षेत्र को कवर करता है, वाईमैक्स अधिक दूरी का कवरेज क्षेत्र देता है और डेटा का अधिक दूरी तक क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। ये थे वाईफाई और वाईमैक्स। इसी प्रकार की एक अन्य टेक्नोलॉजी है लाईफाई। क्या है, लाईफाई। और लाईफाई का पूरा नाम है लाइट फिडिलिटी, और इसका सिद्धांत क्या है, लाइट वेव्स के माध्यम से क्या करना, संचरण स्थापित करना, संपर्क स्थापित करना। यानी लाइट वेव के माध्यम से जब डेटा का संचरण किया जाए तो उसे टेक्नोलॉजी को क्या बोल देते हैं, लाईफाई टेक्नोलॉजी बोल देते हैं, या लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी बोल देते हैं। और डेटा का जो स्थानांतरण होता है तीव्र गति से होता है, बहुत सारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है। लेकिन इसकी समस्या क्या है लाईफाई टेक्नोलॉजी की, एक तो डेटा सुरक्षित नहीं रहता, ठीक है, दूसरा डेटा बहुत ज्यादा दूर तक यदि भेजना हो
तो उसके लिए लाईफाई टेक्नोलॉजी जो है वो उपयुक्त नहीं है। मुख्यतः लाईफाई टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग किया जा सकता है वो ट्रैफिक सिग्नल्स की लाइट कब बंद हो कब चालू हो उसके लिए किया जा सकता है। ज्वलनशील उद्योगों का जो परिसर है उसमें ज्वलनशील जो उद्योग है उनकी सप्लाई, यदि कोई गैस सप्लाई हो रही है उसका सप्लाई रोकने के लिए किस प्रकार की लाईफाई टेक्नोलॉजीज का क्या किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थी कुछ तकनीकें जो कि मोबाइल क्षेत्र में हमें फिलहाल देखने को मिलती हैं, आधुनिक समय में देखने को मिलती है। इन्हीं तकनीकियों की परिचर्चा के साथ में आज की जो हमारी क्लास है वो समाप्त होती है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए विषय के साथ में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।